आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। किसी को? यस सर। हाँ बताइए। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, आज लेट से क्लास शुरू हुआ है, थोड़ा सा कम कर देंगे, सबका अपना अपना काम हो जाता है। चलिए चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा सा पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, हम पिछले क्लास में हार्मोन्स यानी वो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में हम लोगों ने बात की ज्यादा, अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात किया था। उसमें हार्मोन्स के बारे में बात किया था, जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, और उसी से क्या होता है, तो पूरे बॉडी क्या होता है, रेगुलेट रहता है। देखिए क्या होता है, आप लोग सुने होगा मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, ये हार्मोन को क्या होता है, बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, भोजन से भी किया जाता है। इसलिए बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सीजनल चीज खाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम रेगुलर क्या होता है, जो भी चीज करिए तो थोड़ा सा क्या होता है, एक इंटरवल के बाद ही कीजिए। लगातार कोई काम मत कीजिए लगातार, जैसे 40 मिनट कोई काम करते हैं, 40 मिनट के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो ये सारे चीज क्या होता है, हार्मोनल क्या होता है, डिसबैलेंस को सही करने का काम करता है। या ज्यादा क्या होता है, अधिक ड्रिंक करना या अधिक नशा करना, ये भी हार्मोनिकल डिसऑर्डर होने का संभावना बन जाता है। या टेंशन लेना बहुत ज्यादा बात हो, क्योंकि टेंशन लेंगे तो एक टेंशन से सब लिंक होता है, बहुत सारे टेंशन आने लगते हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता है। क्रोध करना, जैसे बहुत लोग क्रोध करते हैं, उससे भी क्या था, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि क्रोध के समय कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज है जो हार्मोन डिसबैलेंस से हो सकता है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये मेडिटेशन का मतलब किसी भगवान का नाम जपना कोई जरूरी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है, जो हमारा बॉडी है, उस बॉडी को जानना। मेडिटेशन का मतलब होता है बॉडी को जानना, या उस शरीर को जानना। इससे मतलब नहीं होता है कि किसी देवी देवता भगवान का नाम लो, ये कोई मेडिटेशन का पार्ट नहीं था पहले। वो आज अगर कोई जोड़ता है वो अलग बात है। तो मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। चलिए उसको देखिए, अब हम आते हैं उत्सर्जन, एक्सोक्राइन से कहते हैं। अब देखिए, हम लोग भोजन के बारे में जाना, उसको खाया, और उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, और उसका मेटाबॉलिज्म भी हो गया। अब जो ठीक है, डाइजेस्ट से लेके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल बनता है, नहीं अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बाहर नहीं निकालेंगे तो ये शरीर में क्या, तो जम जाएगा और हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देगा, और उससे व्यक्ति को बहुत सारे डिजीज हो जाएगा। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा, जिसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं। कि डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म के बाद जो क्या होता है, जो अन उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और जिन अंगों के माध्यम से ये निकलता है, उन अंगों को हम क्या, उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सोक्राइन ऑर्गन कहा जाता है। जिन अंगों के माध्यम से निकलते हैं, हाँ जी। और जो चीज निकलते हैं उसको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, एक्सोक्राइन प्रोडक्ट कहते हैं। तीन चीज देखिएगा, एक क्या है, एक्सोक्राइन बेस्ट मटेरियल बनता है। एक क्या होता है, जिस ऑर्गन से निकलते हैं उसको हम उत्सर्जित अंग कहते हैं या एक्सोक्राइन ऑर्गन कहते हैं। और जो पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जो शरीर से बाहर निकलता है। अब देखिए, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कोई क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है, बहुत ज्यादा उद्दंड मचा रखा है, कोई बात ही नहीं मान रहा है, वो बच्चा क्या है,
उत्सर्जी पदार्थ बन गया, अपशिष्ट मतलब उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ बन गया, कि उसको क्लास से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब क्लास से बाहर कौन निकालेगा? कोई टीचर होगा तो टीचर निकालेगा। अब जो क्लास से जब बाहर उसको निकल दिया गया तो वो क्या क्या बन गया? उत्सर्जी पदार्थ बन गया। तो समझ लीजिएगा, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है उसको बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बॉडी क्या होगा? धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। फिर क्या होता है? जो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होता है। उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है, और एक होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। हमारे यहाँ पे उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? यानी उत्सर्जित अंग या एक्सोक्राइन ऑर्गन किसी किसे कहते हैं, या उत्सर्जी, पहले अंग देख लेते हैं। ऑर्गन, ये पूरे सिस्टम में क्या होता है? ये ऑर्गन होता है। पहला क्या है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी, जिसको आप ब्रिक कहते हैं, या क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं इसको। ये मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग है। दूसरा होता है आपका लीवर, यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं। ये भी बहुत बड़े क्या है, हमारे शरीर से बाहर भेजता है। तीसरा क्या है हमारा शरीर पे? जो पसीना होता है, यानी जो कह सकते हैं त्वचा, स्किन भी क्या होता है? पसीना या तेल के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है? हमारे यहाँ पे जो एनस होता है, वो भी क्या होता है? जो वेस्ट फोकस बनता है उसको बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फेफड़ा भी, जिसे लंग्स कहते हैं। ये भी उत्सर्जन अंग की तरह काम करता है। अब क्या क्या निकालता है? जो हमारा किडनी होता है वो यूरिया के रूप में निकलता है, या इसको कहते हैं यूरिन के रूप में कह सकते हैं। ये यूरिन के रूप में निकलता है, ये यूरिया के रूप में निकलता है, यहाँ पसीना के रूप में निकलता है, या तेल के रूप में निकलता है, सॉरी। यहाँ पे क्या है? अपाचित भोजन के रूप में निकलता है। और ये क्या होता है? वायु के रूप में निकलता है। वायु में क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। देखिए, अलग अलग जो हमारे ऑर्गन होता है वहां से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो एक्सोक्राइन प्रोडक्ट होता है, देखिए यह है उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है? हमारे शरीर से बनता है, और इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। किडनी मेन है, उसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले फेफड़ा, छोटे छोटे चीजों को हम पढ़ लेते हैं। लंग्स, देखिए लंग्स, देखिए हम लोग जो एयर लेते हैं, या फेफड़ा, देखिए हम लोग जो एयर लेते हैं छोड़ते में क्या अंतर होता है? ये सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है? ऑर्गन है। और उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वसन क्रिया से ये एयर लेते हैं ना, ये 78% होता है, ये लगभग 21% होता है, ये क्या होता है? 0.9% होता है, और ये होता है 0.003% होता है। लेकिन जब देखिए ये क्या होता है? जब हम इन करते हैं, वायु को जब अंदर लेते हैं, और जब ये वायु को जब बाहर करते हैं, आउट करते हैं, तो देखिए क्या होता है? इसमें नो चेंज। इसमें चेंज होगा, ये 17% रहेगा, 4% की कमी हो जाएगा। इसमें नो चेंज। और इसमें क्या होगा? 4.003%। यानी 4% जो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। क्योंकि आपको बताया जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमने श्वसन लिया है, यानी सांस लिया था, तो हमने वायु का ये मिक्सर लिया था। लेकिन जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 78 का 78% ही रहेगा, और ये क्या है? 0.9 का 9% ही रहेगा। लेकिन इसमें और इसमें चेंज हो जाता है।
इससे देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस थोड़ा सा क्या होता है, ठंडा होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो सांस गर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म होता है। तो क्या होता है, इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ना, तो ये गर्म होता है। इसलिए किसी रूम में अगर ज्यादा लोग अगर बैठे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे नाक से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है, एनस से क्या निकलता है, जो हमारा होता है उसमें अपचित भोजन होता है, लोग रोज सुबह होता है। अगर ये अपचित भोजन अगर नहीं निकलेगा ना, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। और जो लोग जितने देर से ये अपचित भोजन अपना त्याग करेंगे, उसके बॉडी में देखिएगा, आपको पता है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, उसमें भोजन यानी अपचित भोजन जितना समय रहेगा, उसमें से पानी उतना अवशोषित हो जाएगा। तो अपचित भोजन क्या होगा, ज्यादा सॉलिड बन जाएगा। और ज्यादा सॉलिड बनने पर क्या होता है, दिक्कत हो जाता है उसको बाहर निकालने में। तो उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस बीमारी चल रहा है, जो ये चाउमीन मोमो या चले तला हुआ चीज खाने से, वो बवासीर जैसे कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो भी है। तो वो जो हो जाता है, वो भी क्या होता है, इसी कारण हो जाता है कि ज्यादा देर तक क्या होता है, जब इन बड़ी आंतों में ये भोजन ठहर जाता है, लोग देखे 2 3 3 दिन तक क्या होता है, जब ये नहीं हो पाता है, तो उसमें से पानी लगभग सूख जाता है भोजन में से। तो पानी सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सॉलिड बन जाएगा, और उसमें क्या होगा, दिक्कतें पैदा होने लगेगा। तो ये हो गया आपके अपचित भोजन की बात करते हैं। स्किन क्या करता है, पसीना के रूप में बाहर निकालता है, तेल के रूप में। इसलिए आपको बोला कि शरीर में एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार पसीना आना चाहिए। इससे क्या है, शरीर के अंदर जो डेड सेल होता है वो पसीना के रूप में निकल जाता है। आप कितने भी स्वच्छ रूम में रहिएगा, लेकिन देखिएगा आप 2 3 दिन ना मत नहाइएगा, लेकिन देखिएगा आपके जो स्किन पे क्या होता है, मैल जम जाएगा। ये मैल कहाँ से आ रहा है, ये या जो स्किन के माध्यम से बाहर निकल रहा है। जो पसीना, जो डेड सेल, देखिए हमारे शरीर में हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में सेल का डेथ हो रहा है, यानी हमारा शरीर खुद बड़ा बड़ा एक कब्रिस्तान है। अगर आप कब्रिस्तान में मत जाइए, अपने शरीर में इतना सेल डैमेज हो जा रहा है रोज। तो भाई सेल में भी तो जीवन है। आपको पता है कि सेल में क्या है, सेल क्या था, हमारे बॉडी का यूनिट है, तो सेल भी जीवन है। तो इतना सारा सेल तो हमारे रोज डैमेज हो रहा है, तो उसको निकलना बहुत जरूरी है ना। इसलिए देखिए आजकल क्या होता है, जैसे ग्रीन टी वगैरह पीने के लिए होता है, उससे क्या होता है कि जो डेड सेल होता है वो बाहर निकल जाता है, या एक्सरसाइज करने से निकल जाता है। और भी बहुत सारे तरीका हो सकता है। तो ये ऑयल के रूप में, और पसीना और ऑयल बताया कि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा। अब आता है यकृत और क्या है, यानी लीवर और किडनी के बारे में। अब हम पहले बात करेंगे लीवर के बारे में। आपको पता है कि लीवर क्या होता है, जो भी टॉक्सिस होता है ना, उसको क्या होता है, जहर को क्या होता है, खराब मतलब चेंज कर देता है। जहर को सबसे ज्यादा पहला इफेक्ट कहाँ होता है, आपके लीवर में होता है। जहर का इफेक्ट सबसे पहले कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए लीवर क्या करता है, पहले समझिएगा। देखिए हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। एक जो होता है, जो नभचर होता है, यानी जो आकाश में होता है, एयर में होता है। नभ मतलब आकाश में होता है, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं आकाश वाले। एक होता है थल, या जिसको आप भूमि वाले कह सकते हैं। और एक होता है जल। ये 3 तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, इन 3 तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देखिएगा, जो एयर में जो लोग रहते हैं, एयर में जो भी एनिमल रहते हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है समझ लीजिएगा, उसे कहते हैं यूरिक एसिड कहते हैं। आप लोग देखेंगे जो पक्षी वगैरह का जो यूरिन होता है, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। जो भूमि पे रहता है, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। जैसे हमारे अंदर का जो यूरिन होता है, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। इससे आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो यूरिन या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे क्या होता है, खाद वगैरह बना जाता है, कंपोस्ट खाद वगैरह बना जाता है। या आप लोग देखिए, जहाँ पे लगातार यूरिन का डिस्चार्ज किया जाता है, वहां पे घास वास सब मर जाता है, क्योंकि यूरिया ज्यादा होने पर क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन कम मात्रा में अगर होगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो जल वाले जो एनिमल होते हैं ना, वो अमोनिया को क्या होता है, डिस्चार्ज करते हैं।
ये अलग अलग क्या है, केमिकल है। देखिए हमारे बॉडी में यूरिया ही अच्छा क्यों होता है, इसके कारण है। देखिए हमारे बॉडी में ये यूरिया, ये यूरिक एसिड या देखिए सबसे पहले हमारे बॉडी में बनता है अमोनिया ही बनता है, क्योंकि आपको पता ना कि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या, नाइट्रोजन। तो हमारा प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है ना, प्रोटीन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेशन में। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो वो पहले अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता है। देखिए अमोनिया क्यों बॉडी से बाहर नहीं निकलता, पहले समझ लीजिएगा। देखिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसके शरीर में कम से कम 18 से 20 मिलीग्राम क्या होता है, अमोनिया पर डे बनता है। समझिएगा हमारे जो बॉडी है 18 से 20 मिलीग्राम बनता है, और 1 मिलीग्राम, अगर 1 मिलीग्राम अगर हमें अमोनिया को शरीर से बाहर निकलना है तो 500 ml वाटर की आवश्यकता होगी, यानी आधा लीटर पानी चाहिए होगा। तो 20 को निकालने के लिए 10 लीटर पानी चाहिए होगा। समझ लीजिए बात को। अगर 20 मिलीग्राम अगर हमारा अमोनिया है, उसको शरीर से बाहर निकालना है तो हमें कितना चाहिए, 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा। 10 लीटर से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, इंसान इतना पानी नहीं पी सकता है। देखिए पानी ज्यादा पीने पर भी नुकसान होता है। जल शरीर में क्या होता है, जम जाने लगता है, स्वेलिंग होने शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, जो हमारा जो लीवर है उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। समझिएगा, अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, लीवर। अब देखिए लीवर जब करते हैं तो यूरिया, देखिए यूरिया भी क्या होता है, 18 से 20 ग्राम होगा। देखिए 1 मिलीग्राम जो यूरिया होता है, उसको अगर बाहर निकालना होता है उसके लिए केवल 50 ml वाटर की आवश्यकता होती है। अगर 20 बनेगा तो 2 लीटर पानी चाहिए होता है। इसलिए आप देखिए कहीं पे भी जाइएगा आपको बोलेगा मिनिमम 2 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए पर डे, और मैक्सिमम 6 लीटर से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 2 लीटर से अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपके शरीर में जो यूरिया बन रहा है वो पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल जाएगा, और वो क्या होता है, किडनी को खराब करना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, 2 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना चाहिए, चाहे जिस रूप में भी आप पानी लेते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम क्या है, 6 लीटर। अब देखिए तो लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है समझ लीजिएगा, ये हमारे जो अमोनिया होता है इसको यूरिया में चेंज कर देता है। अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। और यूरिया क्या होता है, बॉडी से निकलने में कम पानी की आवश्यकता होती है, और अमोनिया अगर बॉडी से बाहर चाहिए होता है तो उसके लिए ज्यादा। इसलिए देखिए जलीय जो जीव होते हैं ना, उसके शरीर में जो यूरिन होता है वो अमोनिया होता है, क्योंकि जलीय जीव हमेशा पानी पीते रहते हैं। जल के अंदर होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे मछली वगैरह देखे, वो हमेशा पानी पीते रहते हैं। वो अलग बात है गलफड़े से निकल जाता है, लेकिन पानी उनके पेट में हमेशा जाते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उनको अमोनिया यूरिन के रूप में डिस्चार्ज होता है। लेकिन वही चीज अगर इंसान का होगा तो इंसान इतना ज्यादा पानी नहीं पी सकता है। इसलिए मिनिमम 2 लीटर पानी पीना होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे शरीर में जितना यूरिया बनेगा नॉर्मल पोजीशन में बोल रहा हूँ, और किसी का अगर यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाएगा तो उसको और ज्यादा पानी पीना चाहिए। जैसे पत्ती वगैरह हो जाए तो उनको और ज्यादा पानी पीना होता है। ये सारी चीज आप लोग, इसलिए लीवर का मेन काम क्या है, उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को यूरिया में चेंज करना। देखिए हमारे यहाँ प्रोटीन का जब विघटन होता है तो वो अमोनिया बनाता है, और उस अमोनिया को शरीर से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। इसलिए उस पानी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी, हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देते हैं। इतना समझ लिया। अब देखिए किडनी, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का, यानी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है, या इसे वृक्क कहा जाता है। किडनी इंसान में दो होते हैं, दाया और बाया। किडनी के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स कहते हैं, एक मेडुला होते हैं। अंदर वाले भाग को क्या है, मेडुला कहते हैं, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जानने आपके कोर्स में नहीं है, ये सुन लीजिएगा। किडनी क्या होता है, ये किडनी का जो इकाई होता है, जिसमें से क्या होता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जिनको छानने का काम करता है, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और किडनी का मेन काम होता है फिल्टर करना। फिल्टर मतलब इसको कहते हैं छानना।
जैसे आप लोग चाय छानते हैं ना छन्नी से, उसी प्रकार से किडनी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अपशिष्ट पदार्थों को छानते हैं और उसको बाहर निकलने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए किडनी ऐसे बने होते हैं दो, और ये क्या गॉल ब्लैडर में जाके खुलता है। गॉल ब्लैडर कह रहा हूँ, जो यूरिन ब्लैडर होता है इसमें होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। जैसे नेफ्रॉन कैसे कैसे होते हैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, इसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का इकाई। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे छन्नी होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे धमनी के माध्यम से क्या आता है, ब्लड आता है। शरीर की ब्लड अपशिष्ट पदार्थ कहाँ होता है, ब्लड में होता है। यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसको छानना कहते हैं। देखिए क्या होता है, आप लोग जब चाय छानते हैं, हम लोग जब चाय छानते हैं ना, तो देखिए पूरी चाय पत्ती को क्या होता है, एक बार छन नहीं पाते। कुछ चाय पत्ती क्या होता है, कप में आ ही जाता है। इसलिए देखिए सभी लोग क्या होता है, एकदम पूरा चाय कभी नहीं पीते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो समझदार नहीं होते पूरा चाय पी जाते हैं। क्योंकि जो गिलास या कप होता है उसके नीचे क्या होता है, ये अपशिष्ट कुछ चाय पत्ती आ ही जाता है। तो देखिए जहां से ये नेफ्रॉन है ना, यहाँ पे जो छन्नी होता है ना, पूरी तरह से छन नहीं पाता है। तो बहुत सारी चीज क्या होता है, जो अच्छे चीज होता है ना, वो यहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, एब्जॉर्बर लगे होते हैं। इसको अवशोषक कहते हैं। वो क्या होता है, इसको यहाँ पे अवशोषण करते हैं। एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं, ये अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जिसको छानना कहते हैं या इसको स्पंदन कहा जाता है, या हिंदी में। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो यूरिन ब्लडर होता है, यूरिन ब्लडर में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो काम होता है, और इन दोनों काम को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। आप लोगों ने डायलिसिस सुना होगा। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस। अगर देखिए जिनके किडनी में नेफ्रॉन की कमी हो जाता है, नेफ्रॉन में कोई खराबी हो जाता है ना, तो उनको आर्टिफिशियल डायलिसिस करवाना पड़ता है। कि उसको ब्लड को क्या प्यूरिफाइड, देखिए किडनी क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफाइड करता है, नहीं शुद्धिकरण करता है, कि उसमें जो अपशिष्ट है उसको बाहर निकाल देता है। और जो अच्छे चीज होता है उसको एब्जॉर्ब और फिल्टर फिल्टर के माध्यम से शरीर में रख लेता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो देखिए जब डायबिटीज का बीमारी हो जाता है ना, तो क्या होता है, हमारे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है और यूरिन ज्यादा बनने लगता है। प्रेशर होता है ना, क्योंकि देखिए जब उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और इसलिए देखिए जिनको डायबिटीज होता है उनको क्या होता है, यूरिन डिस्चार्ज की टाइम बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत बार क्या होता है, यूरिन डिस्चार्ज ज्यादा करते हैं, और उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ज्यादा पानी पियेंगे और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनको यूरिन डिस्चार्ज की क्या होता है, जो अल्टरनेटिव टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो नेफ्रॉन क्या है, इसको किडनी का इकाई या यूनिट कहा जाता है, जहां पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को मिला के हम उसको डायलिसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और जिनके किडनी खराब हो जाते हैं उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। और जब एकदम खराब हो जाए तो बाहर ही निकलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तो जिनका काम खराब होता है उनको निकालना पड़ता है। अब देखिए ये जो किडनी होता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे कभी कभी पत्थर ही बन जाता है, स्टोन बन जाता है। वो क्या होता है, अधिकतर पानी के वजह से होता है, जो अशुद्ध पानी पीते हैं, या जहां पर कैल्शियम और आयरन की मात्रा पानी में ज्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में स्टोन बनता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग लोगों में क्या होता है, स्टोन बनता ही बनता है। पहाड़ में क्या होता है, इन चीजों की मात्रा क्या होता है, पानी में ज्यादा होता है। तो देखिए ये जो स्टोन बनता है ना, ये स्टोन आप लोग जरा बताइएगा, अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे, इस स्टोन का केमिकल नाम क्या है। क्योंकि केमिकल से बनता है। कि हमारे जो सर कैल्शियम ऑक्सीजन।
कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्जिलेट सर। हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं इसको। ठीक है, अभी बताना कैल्शियम से बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट कहते हैं इसको। समझिएगा, ये होता है स्टोन, जो किडनी स्टोन है वो बनता है। आप लोग बताया देखिएगा, जो आपका गॉल ब्लैडर में जो बनता है ना, वो यूरिक एसिड से बनता है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बनता है। यूरिक एसिड से कहाँ बनता है? गॉल ब्लैडर में बनता है। कहाँ बनता है? गॉल ब्लैडर में बनता है। गॉल ब्लैडर में ये बनता है। और जो किडनी में होता है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। तो किडनी वाला निकल जाता है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी बनता है या उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको निकलने का कोई जगह नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, गॉल ब्लैडर वाला एक ही उपाय है, ऑपरेशन करके निकालना, या कभी कभी गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं। और जिसका गॉल ब्लैडर नहीं होता है उसके बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए फैट उनको खाने के लिए मना किया जाता है। हाँ जी का। अब देखिएगा, ये जो नेफ्रॉन है, लगभग 8 लाख नेफ्रॉन एक व्यक्ति पे होता है, लगभग बोल रहा हूँ, अब व्यक्ति के आकार पर निर्भर करता है। तो 8 लाख होता है, और उसे क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ किडनी, या किडनी का इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन को। और किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, जो ये हमारा, देखिए ये क्या निकलता है? यूरिया और यूरिन में लिखा आता है, यूरिन निकलता है। ये क्या है? यहाँ पे यूरिन, यूरिन ब्लैडर है ये, जिसे आप मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय नहीं, मूत्रालय कहते हैं इसको। हाँ, मूत्राशय कहा जाता है। इसके यहाँ पे क्या होता है? स्टोर होने लगता है, धीरे धीरे प्रेशर जब बनता है तो ये निकलता है। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यूरिन के बारे में, देखते हैं यूरिन। यूरिन में होता क्या है? यूरिया होता है। ठीक है, लगभग क्या होता है, 2 से लेकर 3% यूरिया होता है। मनुष्य का जो यूरिन होता है उसमें 2 से 3% क्या होता है? यूरिया होता है, बाकी पानी होता है। वाटर, बाकी क्या होता है? जल होता है। जितना भी होता है वो जल होता है। दूसरी होता है, जो इसका पीएच होता है वो लगभग 6.2 होता है। 6.2 होता है, एसिड होता है। ये जो हमारा यूरिन होता है वो कैसा होता है? एसिड होता है। यूरिन कैसा होता है? एसिड होता है। एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 1.5 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करना चाहिए, मतलब बनता है। मतलब जो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उनमें 1.5 लीटर यूरिन उनके शरीर में बनता है। इसलिए पानी बोला ना कि 2 से ज्यादा लीटर पानी पीना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2 से ज्यादा पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा गर्मियों में ज्यादा पीना चाहिए, ठंडे में थोड़ा सा कम पीजिए। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, कि जो यूरिन होता है, लगभग 3 घंटे के अंतराल में इसको डिस्चार्ज करना चाहिए, लगभग। नहीं तो क्या होगा, ये शरीर में क्या देखिएगा क्या होता है, ये यूरिया क्या होता है, फिर से अमोनिया बनने लगता है। इसलिए क्या होता है, 3 घंटे में क्या होता है, उसको डिस्चार्ज करना चाहिए होता है, अगर सही बॉडी चाहिए तो। नहीं चाहिए तो जैसे मर्जी है उसको करते रहिएगा। इसलिए आप लोग देखेंगे जहाँ पे यूरिन का डिस्चार्ज होता है ना, वहां से स्मेलिंग आने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए जहाँ पे मूत्रालय होता है या जिसको बाथरूम कहते हैं, वहां पे जो स्मेलिंग आता है वो क्या होता है? वो स्मेलिंग ना किसका होता है? अमोनिया का होता है, यूरिया का नहीं होता है। क्योंकि यूरिया किसमें बदल जा रहा है? 3 घंटे के बाद अमोनिया में बदल जाता है। इसलिए आप लोगों रेलवे स्टेशन के बगल में देखिएगा, बहुत बहुत बदबू आता है, या किसी ऐसे भी जो मुद्रालय होता है सरकारी वाला, उसमें भी साफ सफाई नहीं होता है, उसमें देखिए बहुत ज्यादा स्मेलिंग होता है। तो वो क्या होता है? वो अमोनिया का स्मेलिंग है। जैसे सड़े हुए मछली जैसा गंध वगैरह आता रहता है, तो वो क्या था? अमोनिया होता है। इसलिए क्या होता है, लगभग 3 घंटे के अंतराल में इससे यूरिन को डिस्चार्ज करना से, रात में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब दिन में वर्किंग ज्यादा होता है तो ये जल्दी फिल्टर होता है, तो उस समय क्या होता है, ज्यादा जरूरत होती है। दिन के समय में कम से कम 3 घंटे में एक बार इसका करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कभी कभी क्या होता है, यूरिन का कलर क्या होता है? येलो या लाल टाइप का हो जाता है। येलो कलर का यूरिन बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम एक का
बर्नआउट होता है या एक प्रकार का रंग होता है, ये क्या होता है, लीवर में, उस दिन बताया था लीवर में बनता है। जब क्या होता है, ये लीवर में बनेगा और यूरिया के किडनी के माध्यम से निकलना शुरू हो जाता है, तो यूरिन का कलर चल, देखिए तभी होता है जब तो या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में हो, या बीमार हो, या शरीर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा हो, या गर्मी बहुत ज्यादा बाहर लगे हो, तभी क्या होता है, ये पिगमेंट निकालने लगता है और यूरिया जो यूरिन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। तो यूरोक्रोम को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे जो बॉडी में थोड़ा सा सही नहीं है बॉडी। और एक बात समझ लीजिए, जिनके शरीर से यूरिन या किडनी सही से काम नहीं करेगा, तो उनके शरीर में क्या है, यूरिया ज्यादा बनने लगेगा। और यूरिया जब ज्यादा बनेगा, मतलब रह जाएगा, तो वही यूरिया क्या 3 घंटे बाद क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, जितने भी आप लोग देखते होंगे, खुजली, एलर्जी, इसके बाद फोड़े फुंसी जो दिखाई देता है, या स्किन डिजीज जिसे कहते हैं, या स्वेलिंग जिसे देखते हैं, अगर किडनी खराब है तो पैर या मुंह में, आंख के नीचे स्वेलिंग वगैरह बहुत दिखाई देगा। ये सारे क्या है, लक्षण आपको किडनी फेल होने पर दिखाई देगा। एक बीमारी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपको बताया था कि इसमें आरबीसी नहीं बन पाता है, इसलिए उनको क्या होता है कि हफ्ते में एक बार क्या होता है, उनके ब्लड को क्या होता है, प्यूरिफाइड करना होता है, या उसको रख के मतलब किडनी के माध्यम से उसको नए खून देके उसको साफ साफ भी करना होता है। तो बहुत सारे क्या होता है, ये किडनी बहुत जरूरी है शरीर में। और किडनी एक बार खराब हो जाएगा तो उसको ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है। भाई तो एक खराब हो जाएगा तो दूसरे से काम चलेगा, दोनों खराब हो जाएगा तब दिक्कत है। और देखिए, शराब का या जहर का सबसे पहला इफेक्ट किडनी पर नहीं पड़ता है, सबसे पहले लीवर पर पड़ता है। जब लीवर डैमेज हो जाता है, तब देखिएगा, जब लीवर डैमेज होगा तो अमोनिया यूरिया नहीं बना पाएगा, तब अमोनिया डायरेक्ट क्या होगा, किडनी से क्या होगा, फिल्टर होना शुरू करेगा, तभी क्या होता है, किडनी को डैमेज करता है। इसलिए जब तक किसी के शरीर में लीवर ठीक है, तब तक उसका किडनी खराब नहीं होता है। जब लीवर खराब हो जाएगा तो किडनी खराब होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखे होंगे, जो डायबिटीज वाला पेशेंट है उनका जल्दी खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनका पहले लीवर ही खराब हो जाता है। क्यों लीवर खराब हो जाता है, कल आपको बताया था कि जो इंसुलिन है ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर करके रखता है, और लीवर को उससे एनर्जी मिलता है। जब वो लीवर को स्टोर नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन, तो लीवर कैसे काम करता है, लीवर डैमेज हो जाएगा। और लीवर डैमेज हुआ तो किडनी को डैमेज कर देगा, क्योंकि वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अलग अलग जो उत्सर्जी अंग है, जो एक्सोक्राइन ऑर्गन है, उसके बारे में है। तो उसको किडनी के बारे में ध्यान देगा। और किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। हाँ जी, इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये इसका पीएच और कितना बनता है, 1.5 लीटर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्रोम के बारे में पूछा गया है, किडनी लीवर के बारे में पूछा गया है, नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया, फिल्ट्रेशन डायलिसिस क्या होता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन। या स्टोन, जो किडनी स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज देखिए, जब ये मीटिंग जब तक है तब तक करेंगे, फिर अगले करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें ब्रेन के बारे में या हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। पूरा नहीं हो पाएगा, हम इस पर फाउंडेशन बना देंगे। इसमें क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रेन या जिसे आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। देखिए, जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह देखे होंगे, या बहुत सारे वहाँ पे डेथ बॉडी देखे होंगे, या डेथ व्यक्ति को देखे होंगे। बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? गांव वगैरह में तो बायोलॉजिकल डेथ बहुत कम लोगों का होता है, उससे पहले उसको जला देते हैं। बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं, जो मतलब जैविक रूप से किसी का मृत्यु होना किसे कहते हैं? देखिए, मृत्यु होना भी क्या है, सभी
प्रक्रियाओं का अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑर्गन है ना, वो मृत्यु के बाद भी काम करता है। इसलिए लोग जब डेथ हो जाता है तो उसके ऑर्गन को डोनेट भी किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन है वो मरने के एक 24 घंटे बाद भी डोनेट किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मरने के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं, मतलब पहले ही वसीयत बना देते हैं, तो उसके अनुसार डोनेट। देखिए बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? देखिए बायोलॉजिकल डेथ को क्या था, हृदय का धड़कना बंद होना बायोलॉजिकल डेथ नहीं है। बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं, जब हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे। आप लोगों ने देखा कि बहुत से लोग कोमा में रहते हैं, बाकी ऑर्गन काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका ब्रेन क्या होता है, अभी भी काम कर रहा होता है। मतलब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन काम करता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, ब्रेन क्या होता है, वो कोमा में रहते हैं। तो जब तक क्या होता है, किसी का ब्रेन जब तक काम करता है तब तक उसको डेथ घोषित नहीं किया जाता है, मतलब साइंस के रूप में। लेकिन गांव में क्या होता है, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा सा हाथ देख लेते हैं, वो हाथ में नस जब बंद हो जाता है तो सोचते हैं कि डेथ हो गया होगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को चिता में जलाया होगा वो सीधा खड़ा हो गया, चलने लग गया। तो वो बायोलॉजिकल डेथ नहीं कहते हैं। ठीक है, पूरी डेथ नहीं, बायोलॉजिकल यानी जो पोस्टमार्टम में जो डेथ घोषित करता है वो बायोलॉजिकल डेथ घोषित करता है। और बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है, जब हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और ब्रेन काम करने के बाद भी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन क्या होता है, अभी भी काम करते हैं। देखिए जब तक ब्लड सर्कुलेशन होता है तब तक ऑर्गन क्या होता है, अच्छी अवस्था में माना जाता है कि वो काम कर सकता है। लेकिन जब ब्लड एक तरह से पूरी जम जाता है तब ऑर्गन खराब होना, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं, जब हमारा ब्रेन, देखिए ब्रेन क्या होता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब जैसे हम लोग सीधे खड़े होते हैं, अगर ब्रेन नहीं होता तो हम सीधे कभी खड़े ही नहीं हो पाते। समझ लीजिएगा, तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस करता है या जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। बाकी कोई ऑर्गन नहीं करता है। तो इसलिए क्या, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज तक लगभग सभी ऑर्गन को आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया, लेकिन ब्रेन को नहीं बना पाया। क्यों? आपको पता है कि जो ब्रेन के जो सेल होता है वो एक ही बार बनता है, जीवन में एक ही बार बनता है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन सेल क्या होता है, जीवन में एक ही बार बनता है। इससे क्या होता है, उसको दोबारा हम बना नहीं सकते। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो समझ लिया कि हमारा बहुत सारे जो ऑर्गन होता है वो कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, हमें ये भी मालूम नहीं है। तो, तो इसलिए क्या होता है, ब्रेन का मेन वर्क होता है का कंट्रोल करना। देखिए ब्रेन क्या होता है, इसको तीन भागों में हम बांटते हैं। एक आगे वाला भाग होता है, एक मिडिल वाला भाग होता है जिसको फोर हेड कहते हैं या फोर ब्रेन कहते हैं, मिडिल ब्रेन कहते हैं, और जो हमको बैक ब्रेन कहते हैं। ये तीन प्रकार के क्या होता है, ब्रेन होता है। एक क्या होता है, सोचने समझने का काम करता है। एक उसको स्टोर करने का काम करता है, और एक क्या होता है, उसमें उसको एनालिसिस करने का काम करता है, पहचानने की काम करता है, इसे कह सकते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि कभी कभी आपको बहुत पुराने चीज याद आ जाता है। तो ये कहाँ से याद आता है, कि कोई चीज स्टोर है तभी तो याद आता होगा। या बहुत से लोगों को क्या होता है, ड्रीम, सपने बहुत ज्यादा आते रहते हैं। उनको ऐसे चीज क्यों दिखाता है कि कभी